हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का नीरज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट और दोस्तों साथ ही साथ सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बने रहें साथ में और चलते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा कौन सा है 20 प्रश्नों में से। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, एन वार्नर शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताइए, क्या ग्रीक भाषा से लिया गया, या फिर रोमन भाषा से लिया गया, या फिर अंग्रेजी से, या फिर फ्रेंच से? बताइए फ्रेंड्स, तो कौन सी भाषा से लिया गया है हमारा? ये फ्रेंच भाषा से एन वार्नर शब्द दोस्तों लिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या हैं पर्यावरणीय घटक? तो दोस्तों पर्यावरणीय कौन कौन से घटक होते हैं? तो जैविक, अजैविक दोनों घटक दोस्तों होते हैं, जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। दोनों प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के होते हैं पर्यावरण के घटक। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? क्या जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, या फिर भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं, या फिर मानव निर्मित, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, ताप, मृदा, प्रकाश, तो दोस्तों ये किस में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं हमारे भौतिक घटक के अंतर्गत। तो यहाँ पर बी फॉर दोस्तों बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो बताइए दोस्तों, ये स्थल मंडल पर, या फिर जल मंडल पर, या फिर वायुमंडल में है, या फिर जैव मंडल में है? तो बताइए दोस्तों फ्रेंड्स, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो स्थल मंडल सही आंसर हो जाएगा। यानी पर्वत, पठार किस पर हैं? तो ये हमारे स्थल मंडल पर दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी को 2/3 भाग कौन सा मंडल है? पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? क्या स्थल मंडल है, या फिर जल मंडल है, या फिर वायुमंडल है, या फिर जैव मंडल है? बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? तो 2/3 दोस्तों आपको पता ही होगा क्या है, कि जल मंडल है। 2/3 क्या है? जल मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, धूल के कण एवं जल किस मंडल में पाए जाते हैं? बताइए फ्रेंड्स, क्या स्थल मंडल में, या फिर जल मंडल में, या फिर वायुमंडल में, या फिर जैव मंडल में? तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा धूल के कण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। जैसे कि जलवायु दोस्तों बादल वगैरह, देखो आपने देखा ही होगा बादल कहाँ पर हैं? हमारे वायुमंडल में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दोस्तों सी आंसर सही हो जाएगा, वायुमंडल। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों इसका एक ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, देख लेते हैं क्या है। पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के लिए, पहला क्या है? पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तीसरा है कि जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। बताइए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको क्या बताना कि कौन कौन से कथन ऐसे हैं जो सत्य हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो गलत हैं, या फिर दोस्तों आपको सही सही छांटनी है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा पर्यावरण में जो हमारी चीज़ें आसपास में हैं जो हमारे लिए प्रभावित करती हैं, वो सभी दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। स्थल मंडल
खनिजों का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। स्थलमंडल अर्थात जो पृथ्वी की भूपटपटी है दोस्तों 29-30 किलोमीटर अंदर तक, वो सब किसमें, खनिज उसमें पाए जाते हैं, तो वो स्थलमंडल हो गया। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है, कतई सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक तंत्र क्रियात्मक इकाई, बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों क्या होता है, जो जैविक अजैविक घटक होते हैं उनकी क्रियाओं को, जैविक अजैविक घटकों की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों यदि आपको जैविक अजैविक घटक समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, जहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि सभी सही हैं, तो डी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी दोस्तों क्या है कि सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए दोस्तों। पारिस्थितिकी किसने दिया है शब्द, पारिस्थितिकी सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो अर्नेस्ट हैकेल हैं क्या, या फिर सर्वाहारी मोर होता है, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे हैं, या फिर पारिस्थितिक तंत्र एजी टांसले ने दिया है, तो दोस्तों बताइए। बताइए फ्रेंड, तो पारिस्थितिकी सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता दोस्तों कौन है शब्द के, अर्नेस्ट हैकेल, बिल्कुल सही बात है। और सर्वाहारी में आता है मोर, ठीक है, ये मांस भी खा लेता है और घास वगैरह भी, लेकिन ये पेड़ पौधे उपभोक्ता थोड़ा ही होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, ये तो हमारे उत्पादक होते हैं, तो ये दोस्तों गलत है, ये नहीं होगा। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया है, तो एजी टांसले का यहाँ पर नाम आता है दोस्तों। अलग से भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया तो आप देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, निम्नलिखित में से तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों यदि आपको ये उपभोक्ता उत्पादक समझने में दिक्कत आ रही हो तो इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता दोस्तों क्या होता है, बाज होता है, ठीक है, बाज होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए दोस्तों क्या कहलाते हैं, क्या अपघटक कहलाते हैं, या फिर सर्वाहारी, या फिर तृतीयक उपभोक्ता, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं बताइए, क्या ये कहलाते हैं क्या अपघटक, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये अपघटक कहलाते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है, अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश, सांप, और सांप मोर, और सांप को कौन खाता है, मोर, तो सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी, बताइए दोस्तों। क्या खरगोश को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होगी, या फिर सांप को, या फिर मोर को, या फिर सभी को समान ऊर्जा प्राप्त होगी, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रूल लागू होता है लिंडेमान का, ठीक है, लिंडेमान का रूल दोस्तों यहाँ पर लागू होता है। क्या है उनका नियम, कि एक स्तर से दूसरे स्तर से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है, 10% होता है दोस्तों। 10% ऊर्जा पहले स्तर से दूसरे स्तर में दोस्तों ट्रांसफ़र होती है। स्तर क्या है दोस्तों, कि प्राथमिक उपभोक्ता प्रथम स्तर होता है और द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीयक स्तर दोस्तों होता है। इस तरीके से ये स्तर होते हैं। तो दोस्तों अब सबसे कम ऊर्जा किस में जाएगी, जो सबसे बाद में स्तर आएगा, तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बाद में कौन है, सांप किसने खाया दोस्तों, मोर, तो मोर सबसे बाद में है, तो मोर दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मोर यहाँ पर सही आंसर हो गया, ठीक है, मोर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। 12 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या फिर है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह बहुदिशीय होता है, या फिर दोनों सत्य हैं, या फिर दोनों में से कोई सत्य नहीं है, तो बताइए दोस्तों। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये सी ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा, दोनों नहीं होते हैं, यहाँ हो जाएगा दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है,
चाहे दोस्तों खाद्य जाल हो चाहे खाद्य श्रृंखला हो, ऊर्जा के प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ट्रांसफ़र दोस्तों होती है, ना कि उपभोक्ता से उत्पादक की तरफ। तो ये हमेशा दोस्तों एक ही तरफ तो हो सकता है, ये ना कि बहुत सारी तरफों को हो सकता है, ये एक ही तरफ होगा। हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता में दोस्तों ये ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, जो कि आपको मैंने अभी बताया अभी लिंडेमान का रूल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दोस्तों देख लेते हैं 13। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ? क्या 1955 में, या फिर 1965 में, या फिर 1972 में, या फिर 1982 में? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1972 दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। जो कि कहाँ पर हुआ था सम्मेलन? ये स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम। ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये स्वीडन में है, और स्वीडन की राजधानी भी है। ये क्या है? स्वीडन की राजधानी। यहीं पर दोस्तों पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर दोस्तों आपको पता ही चल गया क्या हो गया। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है प्रश्न नंबर 14? किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? बताइए दोस्तों मैंने आपको बताया ही अभी हाल क्या कि पहला सम्मेलन 1972 में कहाँ पर हुआ था? तो इसका नाम क्या था? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पर है? तो ये स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी भी है स्टॉकहोम। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या कहा जाता है? तो इस सम्मेलन की पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? स्टॉकहोम दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पहला जो हमारा पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया था? तो वो 1973 को मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, 1972 में डिसाइड किया गया कि 5 जून को हम हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाएंगे, और 1973 में 5 जून को सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था? क्या 1972, या फिर 1982, या फिर 1992, या फिर 2002? तो दोस्तों ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में, एजेंडा 22। ठीक है दोस्तों, एजेंडा 1992। ठीक है, ये कब किया गया था? 1992। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें दोस्तों क्या किया गया था कि इसमें UNFCCC नेशनल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? 1973 में। 1973 में ये दोस्तों शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन दोस्तों आपको पता ही होगा कहाँ पर हुआ था। ये सबसे पहले मतलब ये हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी याद करने की ट्रिक, सुंदरलाल बहुगुणा में इसका जो दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए सब आता है आपको दोस्तों। देखो चिपको मतलब चिपकते दोस्तों किससे हैं? अपने सुंदर चीज़ से तो चिपकते हैं। तो आप इसके लिए रिलेट कीजिए, चिपको आंदोलन क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु एप्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो दोस्तों ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, चिपको की तरह एप्को। तो ये दोस्तों कहाँ पर? ये दोस्तों कर्नाटक में चलाया गया था, कर्नाटक में। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों किसने की थी? तो पांडुरंग हेगड़े ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या फिर गंगा स्वच्छ अभियान से, या फिर चिपको आंदोलन से, या फिर एप्को आंदोलन से? तो दोस्तों ये किससे हैं? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। क्या है 19? राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, किसे दिया जाता है? बताइए। क्या पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को,
या पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, या फिर सी ऑप्शन है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दिया जाता है औद्योगिक संस्था को, ठीक है। ये किसी व्यक्ति विशेष को ना दिया जाकर औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। तो दोस्तों बस इतने ही प्रश्न देखेंगे। ये दोस्तों 20वां प्रश्न जो है ये गलत है, इसके लिए मैं नहीं कराऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।